हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर वाइज वर्कशीट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारे वीडियो में वर्कशीट नंबर 29, चैप्टर नेम है एटॉमिक फिजिक्स। लास्ट चैप्टर तक हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वर्कशीट तक कर चुके थे। सो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी इट्स एनर्जी फॉर n इक्वल्स टू 5 लेवल। तो n इक्वल्स टू 5 पर 5th लेवल पर एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन की। तो nth ऑर्बिट की एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन के लिए, ये आपने पढ़ा है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें पता है कि ये कौन से लेवल की एनर्जी की बात कर रहा है, 5th लेवल की। तो 5th लेवल की एनर्जी की बात कर रहा है, इसका मतलब 13.6 डिवाइड बाय आपको 25 करना पड़ेगा। तो 25 करेंगे हम इसमें। ठीक है, 5th लेवल की एनर्जी निकालनी है, तो E5 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 25। तो 5th एनर्जी लेवल 13.6 में आप डिवाइड करोगे 25 को, तो आएगा माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5th एनर्जी लेवल का एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की, वो होगी माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको सबको पता है। एनर्जी इन nth ऑर्बिट इट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज nth ऑर्बिट। दे दिया, देखो जो मैंने लिखा था वही सेकंड क्वेश्चन में दे दिया फॉर्मूला आपको। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड या नेसेसरी टू सेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में एक्साइट करना है, सेंड करना है, तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा ई का फॉर्मूला आपको पता है, ये आता है En2 माइनस En1। N1 फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब N1 मतलब वो ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे। N2 वो ऑर्बिट होगा, N2 वो नंबर होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन को आप सेंड कर रहे हो, एक्साइट करते हो। तो हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये आ जाएगी एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट की माइनस एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हम लिखेंगे -13.6 अपॉन n का स्क्वायर। n यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट का हो गया 1। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करें, हम यहाँ से 13.6 को कॉमन ले सकते हैं। 13.6 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर है -1/4 प्लस 1। ठीक है, तो -1/4 प्लस 1, या 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 3/4। सो 13.6 इंटू 3/4 मतलब 13.6 का 3/4 है। तो 13.6 का 3/4 मतलब 75% जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिक्वायर्ड एनर्जी आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका A 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 13.6 डिवाइड बाई 4 जो आपने किया ये होता है 3.4। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो डेल्टा ई रिक्वायर्ड है, E2 माइनस E1 लिखा मैंने, तो E2 की वैल्यू है -3.4 प्लस और 13.6 फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी डायरेक्ट याद है, यहाँ 4 से डिवाइड करके निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ वैल्यू पुट की 13.6 कॉमन लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, कैसे भी करो आप। सो सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ए। राइट, तो ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन आ जाओ थर्ड। इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट देन वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन विल बी। तो हाइड्रोजन में सीरीज आपने पढ़ी है, स्पेक्ट्रम सीरीज के लिए वेव नंबर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/λ इक्वल्स टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं। R की फॉर्म में निकालना है तो R गिवन है, n1 की वैल्यू है
थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिट है तो n1 की वैल्यू है सेकेंड, मतलब इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और n2 की वैल्यू है थर्ड, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 36, तो 9 इंटू 4 36 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया 4, तो ये आ गया 5r/36। बट ये आप देखो वैल्यू ध्यान से किसकी है, ये है वैल्यू 1/λ की, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है वेव नंबर का फॉर्मूला है, 1/λ का फॉर्मूला होता है। तो अगर 1/λ अगर है 5r/36, तो लैम्डा की वैल्यू होगी 36/5r। ठीक है, ये लैम्डा आ गया। अब जनरली जहाँ पे 1/λ हम निकाल रहे हैं, जनरली बच्चे जल्दी में होते हैं। ठीक है, पता नहीं किस बात की जल्दी होती है, बट जल्दी में एक डर होता है कि बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना है, क्वेश्चन को करेक्ट करना है। कंप्लीट कर लिया, सॉल्व कर लिया, दिख गया आंसर 5r/36, जल्दी में आंसर टिक कर दिया ए, तो गलत है। पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ें, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ पूछा है तो आंसर क्या होगा 36/5r। ठीक है, तो ये गलती ना करें। जहाँ भी वैसे भी आपको ऑप्शन कुछ मिलते जुलते हों तो 1 सेकंड के लिए रुकें ज़रूर। अगर कोई मिलता जुलता ऑप्शन आपको साथ दिख रहा है तो ज़रूर उसको भी चेक कर लें। ठीक है, अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जो कैलकुलेट किया सही है, मगर फिर भी 1 सेकंड के लिए रुक जाएं। जो आपको अगर मिलता हुआ ऑप्शन, सेम ऑप्शन या मिलता जुलता ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो एक बार ज़रूर उसको चेक कर लें। वो कन्फ्यूज़ करने के लिए होता है और कन्फ्यूज़ कर भी देता है, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लास्ट टाइम पे एक बार चेक, लास्ट चेक और कर लें। ठीक है, करेक्ट आंसर टिक करने के लिए। नेक्स्ट देखो, इन विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड। तो लाइमन सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में फाउंड होती है, तो लाइमन आपको पता है ये होती है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन से रीजन में या कौन से स्पेक्ट्रम में मिलती है, तो ये आती है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू एनर्जी लेवल n = 4, द कैलकुलेट द एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो n = 4 दे दिया, स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी मिलेंगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हो, वो है n × n - 1/2। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा 4 × 3/2, आंसर आ गया 6। तो कितनी लाइन्स एमिट करेगा, वो होगी 6 लाइन्स। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। ठीक है, तो एटॉमिक फिजिक्स इजी चैप्टर होता है, इसके कुछ क्वेश्चंस ये जो हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत ईजी हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल में ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ईजीली इसमें मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल पढ़ना है, और फॉर्मूले एनर्जी का, रेडियस का, वेलोसिटी का, ये फॉर्मूले पढ़ने हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज आपको पढ़नी है। ठीक है, सिलेबस बड़ा कम है, कुछ ही पेजेस में इसका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, तो ये आपको इजीली 3 मार्क्स देगा। देखो, द स्टेबल ऑफ मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड, स्टेबल ऑफ मिनिमम एनर्जी। ठीक है, स्टेबल ऑफ मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड, जो कोई भी एटम होगा उस एटम में मिनिमम स्टेबल एनर्जी जो होती है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। स्टेबल नहीं है, स्टेट है ये। स्टेबल मतलब कंफ्यूज करता है, स्टेट बोला है। द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट देखो, बाय द ऑब्जर्विंग द एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स द एटम विच गोज इनटू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोई एटम, अगर एटम हायर एनर्जी लेवल पे एंटर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइटेड एटम। ठीक है, ग्राउंड स्टेट बेसिक स्टेट होता है, एनर्जी लेवल अप करेगा तो एक्साइटेड हो जाएगा, तो एक्साइटेड एटम कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द एटम इज कॉल्ड। कौन सी एनर्जी, जो एनर्जी एक्साइट करने के लिए चाहिए होती है, इसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं, आपको पता है एक्साइटेशन एनर्जी। एंड व्हेन एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अपने आप में समझने के लिए क्वेश्चन भी है, ईजी है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी।
एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। और जब इसको एक्सप्रेस करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाती है, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तब पोटेंशियल बुलाते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करोगे तो वोल्ट में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। राइट। सिमिलर एक्साइटेशन के बाद दूसरा आपको पता है, उसको बोलते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, दो एनर्जीज होती है, एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन का क्वेश्चन ऊपर दे दिया, नीचे आपको दे दिया आयोनाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो, द एनर्जी नीडेड टू द एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट करने के लिए एक्साइटेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस काम आती होगी, आयोनाइज करने के लिए, ठीक है। तो आयोनाइज के लिए बोल सकते हैं, राइट। तो एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज द एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉल्ड, अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे इसमें लिखा पोटेंशियल वैसे इसमें लिखेंगे, इसमें लिखोगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अगला देखो। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कुछ कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज h अपॉन पाई, देन विच क्लास इट विल बी सिचुएटेड। ठीक है, इन विच क्लास इट विल बी सिचुएटेड, मतलब कौन से ऑर्बिट में, क्लास की जगह बोल सकते हैं ऑर्बिट या शेल, किस ऑर्बिट में या किस शेल में ये सिचुएट करता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बोर सेकेंड पोस्टुलेट, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h अपॉन 2 पाई की इंटीजर मल्टीपल होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है बोर सेकेंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है या कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr की वैल्यू होगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए h अपॉन 2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट के लिए वो भी निकाल सकते हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए mvr की वैल्यू हो जाएगी nh अपॉन 2 पाई, मतलब 2h अपॉन 2 पाई, और 2h अपॉन 2 पाई क्या हो गया, h अपॉन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे h अपॉन पाई दिया है। देन इन विच क्लास इट विल बी सिचुएटेड, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, आंसर आ जाएगा सेकेंड क्लास या सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और सेकेंड क्लास। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो डिफरेंट क्लासेस की बात करें या डिफरेंट ऑर्बिट्स की बात करें तो उनका जो रेडियस होता है, ठीक है, तो रेडियस का क्या रिलेशन होगा रेडियस के लिए। तो रेडियस में आपको पता है ऑर्बिट्स के साथ क्या रिलेशन है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने पढ़ा है Rn, nth ऑर्बिट के लिए 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस होती है। ठीक है, तो क्या रिलेशन है डिफरेंट क्लासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम का, तो हम लिख सकते हैं, आपको पता है Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेशियो सेकेंड ऑर्बिट के साथ, थर्ड ऑर्बिट के साथ ये कंटिन्यू करें तो इसके लिए क्या रिलेशन आता है, ये लिखोगे 1:4:9, ठीक है, 16, ये रिलेशन होता है। व्हाट विल द रिलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबका रेशियो निकाल दिया। ठीक है, रिलेशन के लिए रेशियो तो निकाल दिया। अब आपको अगर रिलेशन लिखना है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो R2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, R3 इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ R1, R4 इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो डिफरेंट रेडियस का हमने रिलेशन यहाँ पर लिख दिया। क्लियर, तो ये वैल्यू मिली हमें रेडियस के लिए रिलेशन। चलें आगे, नेक्स्ट अगला देखो, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल एनर्जी
इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपको लिखनी है इसमें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपने पढ़ी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है। टोटल एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी आपने पढ़ी हाइड्रोजन एटम के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी ये आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमें लिखनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी है। अब आपको पता है इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ke²/2r प्लस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये होती है -ke²/r, ठीक है। और टोटल एनर्जी जो होती है इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगी -ke²/2r, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी होती है -ke²/2r, काइनेटिक एनर्जी होती है +ke²/2r। अब टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? हम लिखेंगे माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो आप लिख सकते हो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे पूछें तो आप लिखोगे टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी उसका हाफ, सॉरी टोटल एनर्जी का हाफ नहीं, टोटल एनर्जी का डबल। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी वैल्यू पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल होगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, तो लिख सकते हैं 2 इंटू टोटल एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या आ जाएगी बताओ? 13.6 को डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। तो ये पूछा था इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन टोटल एनर्जी का डबल होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी होती तो आप लिखते माइनस, मतलब नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पूछी होती तो आप लिखते +13.6, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसमें पूछा है हाउ लीनियर स्पेक्ट्रम स्टडी इन हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स में कैसे यूज आता है? आप एलिमेंट्स को डिटरमाइन करना चाहते हो लीनियर स्पेक्ट्रम की स्टडी से, तो कैसे हेल्प करता है लीनियर स्पेक्ट्रम वो आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो एवरी एलिमेंट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी लेवल ऑफ इट्स एटम। हर एलिमेंट में उसके एटम्स की जो एनर्जी लेवल होती है वो फिक्स होती है। सो रेडिएशन एमिटेड बाय एनी वन एलिमेंट हैज़ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी लाइन्स। तो हर एलिमेंट से जो एनर्जी रेडिएट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, फिक्स लाइन्स की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम फॉर ईच एलिमेंट, राइट। हर एटम की हम बात करें, हर एटम से जो रेडिएट होने वाली एनर्जी है उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, उनकी लाइन्स फिक्स होती है, राइट। और ये किसी भी अदर एलिमेंट से मैच नहीं करती, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम आपके डिफरेंट एलिमेंट्स की स्टडी करने में यूज होता है, ठीक है। सो लीनियर स्पेक्ट्रम स्पेसिफाई कैरेक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। स्पेसिफाई कैरेक्टर हर एलिमेंट का अलग अलग है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है स्टडी के लिए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरह से आंसर इसका देना है। क्लियर? नेक्स्ट चलें आगे। अगला, बामर सीरीज वर फाउंड फर्स्टली एंड एनालाइज फर्स्टली देन अदर लाइंस, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस रीजन। सबसे पहले फाउंड होने वाली जो सीरीज थी वो बामर सीरीज थी। वो क्यों थी उसका कारण आपसे पूछा है, इसका रीजन क्या बताएंगे आपको पता है? बिकॉज क्या रीजन था कि सबसे पहले बामर सीरीज फाउंड हुई है, एनालाइज हुई है? बिकॉज बामर सीरीज, पता है रीजन आपको? बिकॉज बामर सीरीज आर फाउंड इन विजिबल रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विजिबल रीजन में बामर सीरीज ऑब्टेन हुई थी, फाउंड हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले विजिबल लाइट ही हमारे पास अवेलेबल थी, तो सबसे पहले एनालाइज होने वाली सीरीज भी कौन सी है? बामर सीरीज, ठीक है। बिकॉज बामर सीरीज वॉज फाउंड इन
विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ठीक है, ये रीजन है इसका। चलो आगे, अब नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड देन ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। सभी कुछ बोला है आपको कि रेडियस आपको निकालनी है, बोर रेडियस, ठीक है, फिर सेकेंड के लिए पूछा है तो स्पीड भी निकालनी है और टोटल एनर्जी भी निकालनी है, राइट। तो हमें तो फॉर्मूला आपको पता है, तो n की वैल्यू 2 रखनी है, आपको पता है n की वैल्यू क्या रखनी है, 2, n की वैल्यू 2 रखनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेडियस। तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट मतलब R2 चाहिए, तो यह आ जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ पे n लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी लिखना है आपको। तो Rn के लिए फॉर्मूला लिख दिया, n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। तो 0.529 इंटू 4 हम करेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी आपको 2.116 एंगस्ट्रॉम, 2.116 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो रेडियस आ गई, ठीक है। अब रेडियस तो हमने निकाल दी, रेडियस का फॉर्मूला आपको याद है, उसके बाद आपको याद होना चाहिए इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला। सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी आपको लिखनी है, तो Vn की वैल्यू होती है nth ऑर्बिट की वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, nth, यह आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन n। ये इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू आपको पता है 2 रखनी है, तो V2 आ गया 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड करते ही वैल्यू आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड केस में आपसे स्पीड पूछा था, आपने लिख दिया 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड आपसे क्या पूछी है, एनर्जी, तो एनर्जी भी लिख ही सकते हैं, आपको पता है एनर्जी का। तो हाइड्रोजन एटम में nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए, ठीक है, n की वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 13.6 में 4 को डिवाइड करोगे वैल्यू आ जाएगी 3.4। तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये न्यूमेरिकल है, इजीली आप कर सकते हो, एटॉमिक फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज 1216 देन फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज एंड पास्टन सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन वेवलेंथ कितनी है, 1216 फॉर बार्मर सीरीज, सॉरी लाइमन सीरीज। तो जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन है लाइमन सीरीज की फर्स्ट वेवलेंथ, सो 1/λL लाइमन के लिए, R 1 फर्स्ट सीरीज में आपको पता है लाइमन के लिए n की वैल्यू 1 है, ठीक है। और फर्स्ट लाइन के लिए आपको पता है ये 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आएगा, तो n2 की वैल्यू है 2, n1 की वैल्यू है 1 लाइमन के लिए, ठीक है। सो 1/λ लाइमन के लिए, R ये आ जाएगा 1 - 1/4, तो हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो λL की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगी 4/3R। ये वैल्यू आपको गिवन है 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में फॉर लाइमन, तो लाइमन के लिए जो वैल्यू गिवन थी वो मैंने लिख दी है, और 1216 एंगस्ट्रॉम दे रखी है λL लाइमन के लिए, ठीक है। अब मुझे बात करनी है आगे, सेम फर्स्ट लाइन आपको निकालनी है बार्मर और पास्टन के लिए, तो सेकंड आ जाओ फॉर बार्मर। अब बताओ n2 की वैल्यू,
n2 की वैल्यू 3, n1 की वैल्यू 2, ठीक है। तो 1 अपॉन लेमडा निकालें, ये आ जाएगा r 1 अपॉन, आपको पता है 1 अपॉन लेमडा जो वेव नंबर का फॉर्मूला है 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू होता है r 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जैसे यहाँ पे रखा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर दिया, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। तो लाइमन के लिए n की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ गया। बामर के लिए आपको पता है n1 की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस n2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने 9, ठीक है। तो 1 अपॉन लेमडा r, एलसीएम आपको पता है क्या आ जाएगा अभी, एलसीएम आ जाएगा 36, ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 4 5, ठीक है। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आ गया, यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू आ गया 36/5r, ये पहले भी क्वेश्चन किया था हमने, वही है। अब आप देखो ध्यान से, आपके पास वैल्यू है 4 अपॉन 3r की, ठीक है। 4 अपॉन 3r की जगह मैं यहाँ पे 1 अपॉन r की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसी रिलेशन से 1 अपॉन r इक्वल्स टू क्या होगा 3 इंटू 1216 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू हम लेके चलते हैं ताकि जो कैलकुलेशन कटना होगा कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे। तो लेमडा आ गया हमारे पास 36/5 और 1 अपॉन r कितना है, ये 3 इंटू 1216 अपॉन 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 36 और 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 9। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 3 1216 है, डिवाइड बाय करना है आपको 5, तो इससे आएगा बामर सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की वैल्यू मिल जाएगी। तो कर सकते हैं, देखो 9 इंटू 3 27 इंटू 1216, ये वैल्यू आ गई 32832, 32832 डिवाइड बाय 5 कर दें तो आ जाएगा 6566। तो बामर सीरीज के लिए लेमडा आ गया 6566.4 एंगस्ट्रॉम, ये आपका पहला आंसर है, ठीक है। तो बामर के लिए निकाल दिया और हमें यहाँ पे 1 अपॉन r की वैल्यू यूज़ करनी है। अब पास्चन के लिए, तो लाइमन बामर पास्चन चलें, तो पास्चन के लिए बताओ, थर्ड फॉर पास्चन। अब आपको पता है n2 की वैल्यू कितनी, n2 की वैल्यू है 4 और n1 की वैल्यू कितनी, वो है 3, तो 1 अपॉन लेमडा यहाँ से निकालें तो r 1 अपॉन क्या लिखेंगे, सबसे पहले n1 लिखा है तो n1 कितना है 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। तो 16 और 9 एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू r, ठीक है। तो 16 में से 9 माइनस करोगे आएगा 7 और नीचे आ गया 9 इंटू 16, ठीक है। 16 माइनस 9 क्या होगा 7, राइट। अब देखो, अब वापिस से आपको अगर लेमडा चाहिए तो लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा 9 इंटू 16 अपॉन 7r, और 1 अपॉन r की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी है, 1 अपॉन r की वैल्यू ये रख देते हैं वहाँ पर, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड ज़्यादा नहीं किया, सीधा हम लास्ट में करेंगे 9 इंटू 16 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन r, तो 1 अपॉन r की वैल्यू 31216 अपॉन 4, 3 इंटू 1216 अपॉन 4, तो 4 से 16 कैंसिल होगा तो 4 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 4 यहाँ पे होगा, बाकी कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 इंटू 4 36 इंटू 3 इंटू 12 36 इंटू 3 इंटू 1216 डिवाइड बाय 7, ये वैल्यू आ गई 18761। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, पास्चन के लिए n1 की वैल्यू 3 होगी, n2 की वैल्यू 4, फर्स्ट लाइन चाहिए थी, और 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, एलसीएम आ गया 16 इंटू 9 और 16 माइनस 9 हो गया 7, ठीक है। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू हो गया 7r अपॉन 16 इंटू 9, तो 9 इंटू 16 अपॉन 7r, 1 अपॉन r की वैल्यू पुट कर दी, 1 अपॉन r की वैल्यू है 3 इंटू 1216 अपॉन 4, तो ये आ गया 9436, ठीक है। 9 हो गया इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1216,
डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका 18761। कैलकुलेशन किया तो लैम्डा की वैल्यू आई 18761 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो पास्कल सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ ये होगी। क्लियर, चलो आगे नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन एटॉमिक फिजिक्स का। इन एटम इन ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी स्टेट ए टू सी 1000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ फोटोन्स आर एमिटेड। ठीक है, सिंपल है, किसी भी एटम में जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट ए टू सी के लिए एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो एमिट होता है, कितने एमिट होंगे, कितने वेवलेंथ के फोटोन्स एमिट होते हैं वो दे रखा है 1000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे डेल्टा ई इक्वल्स टू E(n2 - E(n1)। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर तो नहीं रखा है, सी और ए दे रखा है, तो डेल्टा ई, अच्छा डेल्टा ई एनर्जी है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी hc/λ1। और ये दे दिया आपको ए टू सी ट्रांजिशन हो रहा है, तो सी EC - EA मैंने लिख दिया और ये वैल्यू आ गई hc/λ1। ठीक है, तो EC - EA की वैल्यू hc/λ1 जो दे रखा है 1000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब फिर बोला है अगर ट्रांजिशन होता है B to C तब 5000, तो B to C के लिए मैं लिखूंगा देखो B to C, तो EC - EB, तो यहाँ पर आ जाएगा रिलेशन hc/5000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ये दो इक्वेशन तो बना ही सकते हैं अपन कि जब A to C जा रहा है तो 1000 और जब B to C जा रहा है तो 5000। अब क्या पूछा है A to B के लिए, तो A to B के लिए पूछा है व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इन ट्रांजिशन फ्रॉम A to B, मतलब हमें डेल्टा E जो रिक्वायर्ड है वो होगा A to B, मतलब EB - EA रिक्वायर्ड है। ठीक है, EB - EA रिक्वायर्ड है, राइट। अब EB - EA लाना है हमें, तो EB - EA मतलब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दो, ये रिक्वायर्ड है हमें, इसी से हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर देते हैं, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन माइनस करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है EC - EA और सेकेंड इक्वेशन में लिखा है माइनस करना है तो EC + EB। ठीक है, देन यहां पर आएगा hc/1000, फर्स्ट में सेकेंड माइनस कर रहे हैं तो ये आएगा hc/5000। ठीक है, अब ये जो रिक्वायर्ड था EB - EA हमें रिक्वायर्ड था, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी hc/λ, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, लैम्डा हमें चाहिए। ठीक है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन भी मान लेता हूँ, राइट। तो फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन माइनस की, अब देखो EC में से EC कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा हमारे पास, लेफ्ट साइड में बचता है EB - EA। ठीक है, और राइट साइड में आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो आप देखो एलसीएम आ सकता है 5000, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 एलसीएम हो गया, और यहाँ पे आएगा 5 माइनस, तो ये आ गया 4HC, 5 - 1 क्या होगा 4, तो 4HC/5000 हो गया। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। मैं इक्वेशन बनाते जा रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी, सेकंड फर्स्ट और सेकंड तो क्वेश्चन में गिवन थी, थर्ड मुझे रिक्वायर्ड थी A to B के लिए, तो मैंने लिख दिया EB - E hc/λ, थर्ड इक्वेशन, और यही रिक्वायरमेंट है। तो EB - E मुझे कैसे मिला, जब मैं फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन माइनस करता हूँ, ये ध्यान रखें, फर्स्ट में सेकंड माइनस किया ताकि मुझे EB - EA मिल जाए, तो मिल गया EB - EA। अब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें, तो थर्ड में लेफ्ट में क्या है EB - EA, इसमें भी लेफ्ट में क्या EB - EA, तो दोनों के राइट भी इक्वल होंगे, तो थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ को इक्वेट करते हैं, जब उनके लेफ्ट साइड इक्वल है EB - EA तो उनके राइट साइड भी इक्वल होंगे, तो इसकी राइट साइड है hc/λ, जो हमें लैम्डा रिक्वायर्ड है, और इसकी राइट साइड में है 4HC/5000। ठीक है, तो HC से HC कैंसिल हो गया,
तो लेमडा की वैल्यू मिली हमें, तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 5000 डिवाइड बाय 4 एंगस्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि लेमडा में एंगस्ट्रॉन्ग इनिशियली गिवन था, एंगस्ट्रॉन्ग में रहेगा लेमडा। तो ठीक है, तो 5000 डिवाइड बाय 4 मतलब हो गया लेमडा 1250 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल इसका, जो आपको 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो एटॉमिक फिजिक्स की वर्कशीट हमने सॉल्व किया आज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट शीट में मिलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की वर्कशीट के साथ। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए।